अमेरिकी परिवार माता पिता अपने बच्चे के साथ भारत घूमने आए थे। वे बेचैनी और हिचकिचाहट के साथ भारत की एक भीड़ भरी बस में चढ़े। खचाखच भरी बस में उस व्यक्ति का अश्वेत बेटा अचानक जोर जोर से रोने लगा। पिता आसपास के लोगों का पता चलते हुए कि घूरती नजरों और अपने अतीत के घावों के कारण बहुत चिंतित हो गए। वह अपने बेटे को शांत कराने की पूरी कोशिश करने लगे। तभी एक भारतीय जोड़े ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिससे यह अमेरिकी परिवार हैरान रह गया। उनके साथ आखिर हुआ क्या? मेरा नाम निक है। मैं 30 साल का अमेरिकी हूं और वर्तमान में अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ अमेरिका में रहता हूं। मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं कोरिया में काम कर रहा था। अंततः हमने शादी कर ली। मैं एक पत्रकार हूं जो अमेरिका से दुनिया भर में यात्रा करता रहता है। मेरे काम की प्रकृति के कारण मुझे अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है और मैं स्पेन और इटली जैसे कई देशों में गया हूं। काम के दौरान नए देशों में नई भाषाएं और संस्कृतियां सीखना एक चुनौती है, खासकर जब भाषा की बाधा का सामना करना पड़े। लेकिन जब संवाद सुचारू रूप से होता है या जब अच्छे स्थानीय लोगों से मुलाकात होती है तो मुझे उस देश में आने की खुशी होती है। इसीलिए मुझे अपना यह काम इतना पसंद है। लेकिन सच कहूं तो मैं कभी भी कोरिया वापस नहीं जाना चाहता। वहां मुझे और मेरी अश्वेत पत्नी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था और हमारा अनुभव बहुत भयानक रहा। मैं पहली बार 5 साल पहले कोरिया गया था और यह मेरी पहली एशिया यात्रा भी थी। उस समय मैं उम्मीद और चिंता दोनों के साथ गया था। सौभाग्य से वहां की शाखा कंपनी में कई देशों के कर्मचारी थे और हम मूल रूप से अंग्रेजी में काम करते थे, इसलिए भाषा की कोई समस्या नहीं थी। मैंने कुछ ही महीनों दोनों के साथ की। मैं रोजमर्रा के संवाद के लिए पर्याप्त कोरियाई भी सीख ली थी। कार्यस्थल पर अलग अलग देशों के लोग होने के कारण मुझे नस्लीय भेदभाव ज्यादा महसूस नहीं हुआ। मेरी पत्नी मुझसे पहले ही काम के सिलसिले में कोरिया आ चुकी थी। वहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई। हमने जल्द ही डेटिंग शुरू की, शादी की और हमारा बेटा हुआ। मेरा कामकाजी जीवन व्यस्त लेकिन सार्थक था और मैं अपने प्यारे परिवार के साथ एक संपूर्ण जीवन जी रहा था। मुझे आज भी वह समय याद है जब हम परिवार के तौर पर कोरिया में बहुत खुश थे। वह भयानक अनुभव एक सप्ताहांत पर हुआ जब हम बाहर जा रहे थे। हमने एक बड़े पार्क में जाने की योजना बनाई थी जहां विशाल लॉन था। यह पार्क छुट्टियों पर पिकनिक मनाने और बैडमिंटन खेलने वाले कई परिवारों के बीच लोकप्रिय था। मुझे यह जानकारी अपने सहकर्मी से मिली और मैंने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। हमारे घर से पार्क तक पहुंचने के लिए स्टेशन से लगभग 30 मिनट की बस यात्रा करनी पड़ती थी। उस दिन हमने लंच और पिकनिक मैट तैयार किए और सुबह सुबह ही जाने के लिए तैयार हो गए। बस पार्क जाने वाले लोगों से भरी हुई थी, लेकिन हमने जल्दी लाइन लगा ली थी, इसलिए हमें बैठने की जगह मिल गई। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में बैठाया और हम अपने बहुप्रतीक्षित पार्क की ओर चल पड़े। हमारे चढ़ने के बाद भी लोग बस में आते रहे जब तक कि पूरी बस खचाखच भर नहीं गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सामने गलियारे में खड़े एक बुजुर्ग दंपत्ति हमें कड़ी नजर से घूर रहे थे। उनकी आंखें इतनी पैनी थीं कि मुझे शक हुआ कि क्या कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए मुझे कारण समझ नहीं आया। फिर मैंने सुना कि वे आंखें मजे लगा था। दोनों दबी जुबान में बातें करने लगे। बस के अंदर काफी शांति थी, इसलिए मुझे उनकी बातचीत साफ सुनाई दी। अश्वेत लोगों को बैठने की जगह क्यों मिली जबकि हमें नहीं? यह कोरिया है। कोरियाई लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह शब्द सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद नस्लीय भेदभाव वाले ऐसे शब्द सुनूंगा। मेरी पत्नी ने भी वह बातचीत सुनी और दुख से अपना सिर झुका लिया। जब मैंने सोचा कि आसपास के लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे तो मुझे बेहद असहजता महसूस हुई। तभी मेरे बेटे ने भीड़ भाड़ वाली बस और हवा के कम आवागमन के कारण रोना शुरू कर दिया। मुझे डर था कि वह जोर से रोएगा, खासकर इसलिए कि इससे बुजुर्ग दंपत्ति से फिर से ऐसी ही आलोचनाएं आ सकती हैं। माता पिता ने क्या सिखाया है? बच्चा ऐसे रो रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अश्वेत माता पिता हैं। हमने अपने बेटे को शांत करने के लिए हर संभव कोशिश की और आखिरकार वह शांत हो गया और सो गया। लेकिन फिर मैंने बुजुर्ग दंपत्ति को यह कहते हुए सुना, उन्हें जल्दी उतर जाना चाहिए। अश्वेतों के साथ एक ही बस में होना सबसे बुरा है। कोरिया में नस्लीय भेदभाव का यह हमारा पहला अनुभव था और यह बेहद चौंकाने वाला था। शायद उन्हें लगा होगा कि हम कोरियाई नहीं समझते, तभी वे इतने लापरवाह होकर बोल रहे थे। लेकिन भले ही हम भाषा न समझते हों, किसी को भी शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। असल में हम कोरियाई समझते थे और उन शब्दों ने हमारे दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया।
मैंने अमेरिका में भी नस्लीय भेदभाव का सामना किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसकी आदत डाली जा सके। हर बार का भेदभाव एक नए घाव की तरह होता था। उस दिन पार्क जाने का हमारा कार्यक्रम भी पूरी तरह से खराब हो गया। अपने छोटे बेटे के लिए मैंने और मेरी पत्नी ने खुश रहने की कोशिश की, लेकिन नस्लीय भेदभाव का यह सीधा अनुभव मेरे कार्यस्थल पर हुए अनुभवों से बिल्कुल अलग था, जिसने हम दोनों के दिल को गहराई से झकझोर दिया। और इस तरह के अनुभव उसके बाद कई बार हुए। उदाहरण के लिए, एक दिन हम घर के पास के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए और एक कपड़ों की दुकान में दाखिल हुए। जब हम कपड़े देख रहे थे तो मैंने सुना कि लगभग 30 साल का एक जोड़ा हमारी ओर इशारा करते हुए फुसफुसा रहा था, क्या अश्वेत लोग सच में यहां खरीदेंगे? यह उन पर अच्छा भी नहीं लगेगा। यह सुनकर हम निशब्द रह गए और अंत में बिना कुछ खरीदे ही दुकान से बाहर आ गए। उसके बाद से हम शारीरिक दुकानों पर खरीदारी करने से बचने लगे और ऑनलाइन चीजें खरीदने लगे, ताकि कम से कम सीधे आलोचना का सामना न करना पड़े। कोरिया में भले ही सामने से कम मौखिक हमले होते थे, लेकिन अक्सर हमारी सुनने की सीमा के भीतर पीछे से भेदभावपूर्ण टिप्पणियां होती थीं, जिससे हम सब कुछ महसूस कर सकते थे। इस तैनाती पोस्टिंग ने मुझे दर्दनाक रूप से एहसास कराया कि अश्वेतों के साथ स्थिति एशिया में भी वैसी ही है, और मैं अब कोरिया वापस नहीं जाना चाहता था। हमारे परिवार ने फिर कभी एशिया की यात्रा करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। हमें भारत जाने का मौका मिला। दरअसल मेरे बॉस ने लॉटरी में भारत दिल्ली की टिकटें जीती थीं, लेकिन किसी काम के कारण वह जा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने टिकटें हमें दीं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते समय हम बहुत झिझके, खासकर कोरिया में हुए बुरे अनुभवों को याद करके। एशिया जाने की चिंता बनी हुई थी। बस में और कपड़ों की दुकान में सिर्फ इसलिए बुरा व्यवहार मिला क्योंकि हम अश्वेत थे। इन चीजों को भूलना मुश्किल था, लेकिन मेरे बॉस ने हमें प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि कोरिया और भारत अलग अलग जगहें हैं। ओह, जब मैं गया था तो मुझे भारत बहुत शानदार लगा था। फिर भी मैं चिंतित था। मेरे बॉस गोरे थे, उनका अनुभव हमारे जैसा कैसे हो सकता था उस समय। मुझे कोरिया और भारत समान देश लगे, लेकिन बॉस ने जोर देकर कहा, तुम्हें भारत जरूर पसंद आएगा। उनकी बातों पर हमने अंततः पूरे परिवार के साथ भारत जाने का फैसला किया। जब मैंने घर आकर पत्नी को बताया तो वह पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन बॉस की सिफारिश देखकर अंततः सहमत हो गई। इसके बाद हमने भारत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। कुछ सरल हिंदी सीख ली और दिलचस्प स्थलों के बारे में जानकारी खोजी। फिर भी रवाना होने से पहले हमारे मन में चिंताएं भरी हुई थीं, लेकिन जब हम वास्तव में भारत पहुंचे तो हमारी सारी चिंताएं हमारी अपनी ही मनगढ़ंत बातें साबित हुईं। भारत दिल्ली पहुंचने के पहले दिन हमने अपने बेटे को, जिसे जानवर पसंद है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जू ले जाने का फैसला किया, क्योंकि हमने सुना था कि वहां कई अनोखे जानवर हैं। लेकिन हमारे होटल से चिड़ियाघर तक बस लेनी पड़ती थी। कोरिया में बस के अनुभव मेरे दिमाग में घूम गए और मेरी त्वचा के रंग के कारण भेदभाव होने का डर और चिंता फिर से मन में आ गई। लेकिन फिर भी जानवरों से प्यार करने वाले अपने बेटे के लिए हमने बस में चढ़ने का फैसला किया। बस में चढ़ते ही हमें थोड़ी सी समस्या हुई। हम टिकट प्रणाली से परिचित नहीं थे और हमें यह भी पता नहीं था कि पैसे, सिक्के, नोट कहाँ डालने हैं। बाहर चिड़ियाघर जाने वाले अन्य यात्री लाइन में खड़े थे, जिससे हम और भी घबरा गए। उस समय मुझे डर था कि धीरे चलने के लिए मेरी आलोचना की जाएगी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। हमारे पीछे लाइन में खड़े एक भारतीय सज्जन ने हमें विनम्रता से बताया कि हमें कितना किराया देना है। उनकी मदद से हम आसानी से बस में चढ़ गए। मैंने अपनी सीखी हुई हिंदी में उन्हें धन्यवाद कहा। धन्यवाद। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं और मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन बस में चढ़ने के बाद एक और चुनौती हमारा इंतजार कर रही थी। उस दिन बस में बहुत भीड़ थी और हम पूरी यात्रा खड़े ही रहे। बस के हिलने डुलने पर हम हैंडल को कसकर पकड़े रहे। मैंने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। चिंतित था कि इतने भीड़-भाड़ वाले स्थान पर वह बेचैन होकर रोने न लगे। और वाकई कुछ देर बाद मेरा बेटा रोने लगा। बेटे का रोना शांत बस के अंदर गूंजने लगा, जिससे हम बहुत चिंतित और परेशान हो गए। हमें लगा कि हम अन्य यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। चूंकि बेटा लगातार रो रहा था, हम गंभीरता से सोचने लगे कि क्या हमें अगले स्टॉप पर उतर जाना चाहिए। लेकिन तभी एक युवा भारतीय जोड़ा हमारी ओर आया और बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया यहां बैठ जाइए। वे खड़े हो गए और अपनी सीटें हमें दे दी। हम उनके इस दयालु कृत्य से हैरान और आभारी थे और हमने उनकी सीटें स्वीकार कर लीं। उस जोड़े ने मेरे बेटे में भी दिलचस्पी दिखाई। कितना प्यारा है,
यह कितने साल का है? उन्होंने अंग्रेजी में पूछा। हमने उनसे कुछ देर बात की और अनजाने में मेरा बेटा रोना बंद कर चुका था। इस अनुभव से हम भारतीयों की दयालुता और सौम्यता से बहुत प्रभावित हुए। जिस व्यक्ति ने हमें किराया देने का सही तरीका बताया, उस 8-4 बताया जोड़े ने, जिसने हमें अपनी सीट दी, और अन्य यात्री जिन्होंने मेरे बेटे के रोने पर एक शब्द की शिकायत नहीं की। हर किसी का व्यवहार हमारे दिल में गहराई से अंकित हो गया। बस से उतरते समय उस जोड़े ने मेरे बेटे को हाथ हिलाया और मेरे बेटे ने भी खुशी से जवाब दिया। शुरुआत में हमें चिंता थी कि हम दूसरों के लिए परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत थी। उस घटना के बाद मुझे और मेरी पत्नी को भारतीयों की गर्मजोशी महसूस हुई और हमें पता चला कि एशियाई देशों में भारत खास तौर पर एक दोस्ताना देश है। उसके बाद की भारत यात्रा में हमने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी अक्सर स्थानीय लोगों की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी को महसूस किया। उदाहरण के लिए, एक बार जब हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो मेरे बेटे ने गलती से मेज पर पानी गिरा दिया। जब हम जल्दी से उसे पोंछ रहे थे तो बगल की मेज पर बैठे भारतीय भी उत्साह से पानी पोंछने में मदद करने के लिए आ गए। इस तरह के सद्भावनापूर्ण कार्यों ने हमें प्रभावित किया और हम दिल से आभारी थे। इस तरह के सद्भावनापूर्ण कार्यों ने सहायक संस्कृति में कोई नस्लीय पूर्वाग्रह नहीं था। मेरी पत्नी और मैंने बाद में कहा कि अगर यह कोरिया में होता तो शायद हमें डांट सुननी पड़ती। एक और बार एक स्मारिका सुवेनियर की दुकान में मैं गलती से अपना स्मार्टफोन शेल्फ पर भूल गया। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकलने वाला था, एक भारतीय महिला ने ध्यान दिया और भागकर फोन मेरे पास वापस कर दिया। यह अनुभव हमारे लिए भारतीयों की भलाई को एक बार फिर महसूस करने का मौका था। यह अमेरिका से बहुत अलग था, जहां अगर चीजें गिर जाती हैं तो आमतौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और सबसे बुरी स्थिति में कोई उसे उठा सकता है और अपना मान सकता है बिना मालिक को खोजने की कोशिश किए। लेकिन भारत में मुझे लगा कि बहुत से लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सही काम करते हैं। दूसरों की मदद करने का यह निस्वार्थ कार्य बिना किसी लाभ के विचार के ने मुझे भारतीयों के चरित्र से बहुत प्रभावित किया। हमें दिल्ली के लाल किला और कुतुब मीनार जैसे स्थलों को देखने का भी मौका मिला। उनकी भव्य, शक्तिशाली सुंदरता और आकर्षण ने मेरे दिल पर एक अलग छाप छोड़ी। वहां के हलचल भरे बाजार, जटिल मुगल वास्तुकला और लोगों की भारी भीड़ मेरे लिए आश्चर्य और उत्साह का स्रोत थे। वहां बिताया गया समय मुझे परंपरा और आधुनिकता के संगम वाली संस्कृति का अनुभव करा गया, जो एक अविस्मरणीय स्मृति बन गई। लाल किला के खजाने विस्मयकारी थे और लोटस टेम्पल की शांत पवित्रता ने मुझे शांति की भावना दी। ये विविध दृश्य मुझे दिल्ली के इतिहास के एक अलग पहलू को देखने का मौका देते थे। खासतौर पर लोटस टेम्पल का पवित्र माहौल मानो आगंतुकों को समय के पार एक आध्यात्मिक गहराई में आमंत्रित कर रहा हो, मेरे दिल में गहराई से अंकित हो गया। वहां हमने कई पारंपरिक भारतीय कलाकृतियां और व्यंजन देखे और वास्तव में भारतीय संस्कृति की समृद्धि का अनुभव किया। इसके अलावा कनॉट प्लेस के शहरी फैलाव और चांदनी चौक की पुरानी गलियों में घूमना मुझे दिल्ली के पुराने और नए के मिश्रण की सुंदरता से बहुत प्रभावित कर गया। शहर के उस हिस्से में घूमना भारतीय संस्कृति की गहराई को जानने की एक वास्तविक यात्रा जैसा था। मंदिरों के आसपास घूमना, पारंपरिक दुकानों और स्टॉलों का दौरा करना हमें भारतीय इतिहास और समकालीन संस्कृति के अनूठे मिश्रण में डुबो देता था। उस जगह की भव्य सुंदरता मेरे लिए बहुत यादगार थी, खासकर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत, जिसने हमें भारतीयों की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी और आगंतुकों का स्वागत करने की भावना का सीधा अनुभव कराया। यह भारत यात्रा हमारे पूरे परिवार के लिए स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और समावेशी रवैये का अनुभव करने का एक कीमती मौका था। हमने महसूस किया कि भारतीय लोग हर किसी के साथ बहुत सौम्यता से पेश आते हैं, चाहे त्वचा का रंग कुछ भी हो। हमने दिल से उनके इस रवैये की सराहना की। इस अनुभव के कारण मुझे और मेरी पत्नी को भारतीय लोगों के लिए गहरा लगाव हो गया। दरअसल मेरी पत्नी ने घर पहुंचते ही तुरंत अगली भारत यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। हम खास तौर पर आभारी थे कि यहाँ हमें कोरिया में अनुभव किए गए किसी भी तरह के भेदभाव या आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। पहले हमें एशियाई देशों के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं थीं और हमने मान लिया था कि भारत में भी नस्लीय भेदभाव होगा, लेकिन इस यात्रा ने उस पूर्वाग्रह को पूरी तरह से तोड़ दिया। हम अपने बॉस के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें यह यात्रा का मौका दिया। उनका भारत के बारे में यह पूर्वानुमान कि तुम्हें भारत जरूर पसंद आएगा, आश्चर्यजनक रूप से सही साबित हुआ।
जब हमने वापस जाकर उन्हें अपने अद्भुत अनुभवों के बारे में बताया तो वे संतुष्टि से मुस्कुराए। हमने भी तय किया कि हम भारतीयों की तरह ही हर किसी के प्रति दयालु और पूर्वाग्रह रहित होकर जीवन जिएंगे। भारतीय लोगों से मुलाकात ने हमें इतना सुंदर प्रभाव दिया जिसके लिए हम दिल से आभारी हैं।